हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्री 2.0 पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है और लास्ट में ही रिवीजन पॉइंट रखे गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो 2023 से जनवरी से दिसंबर तक के, उनको रखा जाता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो परीक्षा की दृष्टि से उनको इस वीडियो में रखा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो रोज़ देखा करें, रोज़ सुबह आ जाती है मेरी वीडियो, तो रोज़ सुबह आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जोरावर जो लाइट टैंक का विकास परीक्षण किया है वो DRDO द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। DRDO इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों बात करते हैं, जोरावर जो लाइट टैंक है इसका विकास परीक्षण शुरू हो चुका है और DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इस साल अप्रैल तक इसे जो है आगे के परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, तो याद रखें। और इस इंजन के लिए से लेस जो है इस इंजन से लेस इस टैंक का जो विकास और उत्पादन जो है DRDO द्वारा लार्सन और टोब्रो जो के साथ साझेदारी में किया गया है। तो किसके साथ किया गया है? जो DRDO द्वारा और जो लार्सन और टोब्रो कंपनी है उसके द्वारा साझेदारी में किया गया है। और नौसेना ने DRDO द्वारा जो है 59 जोरावर लाइट टैंक के उत्पादन और आपूर्ति का आर्डर भी दिया है। तो याद रखें ये सारी बातें। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रोजेक्ट जोरावर की। जो ये प्रोजेक्ट जोरावर है इसका लक्ष्य है 25 टन से अधिक वजन का एक हल्का टैंक विकसित करना। ठीक है, जोरावर। और जो टैंक जो है ये टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और निगरानी ड्रोन और एक रक्षा प्रणाली से लैस होगा। तो ये जोरावर के बारे में ये सारी बातें याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की, क्योंकि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का गठन जो होता है 1958 में होता है। कई बार जब भी आता है DRDO, देखिए मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग को रट जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आते हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। DRDO जो है उसका जो गठन होता है 1958 में होता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर भी कामत इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, DRDO का काम क्या होता है? DRDO का जो काम होता है वो सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार और उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करना इसका कार्य होता है। तो ये सारी बातें DRDO द्वारा होती हैं। ठीक है, तो याद रखना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक लाइक तो ज़रूर करें दोस्तों। और मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ, तो जिस भाई लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्र तक शेयर भी करें। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है कि 13वां दिव्या कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो जो 13वां दिव्या कला मेला का आयोजन किया गया है वो किया गया है नागपुर में। तो नागपुर में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर इसका जो बी राइट आंसर है। नागपुर में 13वां दिव्या कला मेला शुरू किया गया है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देख पा रहे हैं दिव्य कला मेला जो है वो दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए अभी 13वां दिव्य कला मेला जो कि 12 जनवरी से 21 जनवरी तक चलने वाला है और ये नागपुर के महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। यह जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना, इस दिव्य कला मेला के माध्यम से देश भर के जो दिव्यांग लोग हैं, उद्यमी दिव्यांग लोग हैं, कारीगरों के लिए उत्पादन और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। और बात करें कि यहाँ पर इसको भी याद रखना आप लोग कि 12वां जो दिव्य कला मेला है 2023 का, इसका आयोजन जो है गुजरात के सूरत शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों याद रखना। आइए बात करते हैं दोस्तों
भारत के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में एक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेले की चर्चा हुई है तो मेले की जो प्रमुख मेले हैं भारत के उनके बारे में एक बार जो है रिवीजन जरूर करते हैं। आपसे पूछे गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल का मेला है। सूर्य ग्रह मेला, ये हरियाणा का मेला है। सोनपुर मवेशी मेला, ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, ये कि बिहार में लगता है सोनपुर का मेला। और कुंभ मेला की बात करें तो ये 4 जगहों पे लगता है, ठीक है, 4-4 साल में लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, तो कुंभ मेला यहाँ पर लगता है, तो याद रखेंगे। आपसे पूछे हेमिस गोम्पा मेला, ये लद्दाख का मेला है। अम्बुबाची मेला, ये असम का मेला है। नौचंदी, ये उत्तर प्रदेश में लगता है नौचंदी मेला। और नैना देवी मेला, ये हिमाचल प्रदेश का मेला है, नैना देवी मेला है। तो सारे मेले एक बार जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यूपीपी की परीक्षा आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से बन जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह मुनव्वर राणा को सभी लोग जानते होंगे, जिसने भी देखा हो यहाँ पर देख पा रहे हैं। मुनव्वर राणा का जो निधन हो गया, ये थे एक उर्दू शायर। इनका जो शायर सभी लोगों ने सुना होगा, तो ये क्या थे? एक उर्दू शायर थे मुनव्वर राणा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मुनव्वर राणा एक उर्दू शायर है, ठीक है। तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों मुनव्वर राणा को। ये एक क्या है? ये वो एक जो है उर्दू शायर हैं, और मशहूर शायर मुनव्वर राणा का जो है निधन हो चुका है। और ये जो है गुजरात नहीं, और इनका जो जन्म हुआ था वो रायबरेली ज़िले के एक गांव में हुआ था। इनका जन्म 26 नवंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। 26 नवंबर 1952 को इसका जो है इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश रायबरेली ज़िले के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो निधन हो गया है वो लखनऊ में इनका निधन हो गया मुनव्वर राणा का। ये एक उर्दू शायर थे। और बात करते हैं, इनको जो है 2004 में सरस्वती समाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 2014 में इन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया मुनव्वर राणा को। 2015 में इन्होंने ये सम्मान वापस कर दिया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 2015 में इन्होंने इस सम्मान को वापस कर दिया है। यहाँ पर एक पॉइंट देख पा रहे हैं आप, इस सादिका जो नवाब शहर के उपन्यास जो साजदई उमराई, इनका उपन्यास है साजदई उमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी 2023 इनको दिया गया है, तो याद रखना। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया कि पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है जनमत योजना। अभी हाल ही में जनमत योजना शुरू की गई है। तो इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की गई है। पक्के घरों के लिए किस्त जारी की गई है। तो ये योजना के तहत जारी की गई है, जनमत योजना के तहत जारी की गई है, तो याद रखना। आइए बात करते हैं जनमत योजना। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमत योजना के जो लाभार्थी लोग हैं उनके लिए ये योजना शुरू की है। और ये योजना अति पिछड़े जनजाति समूह के लिए 1 लाख लाभार्थी परिवारों को पक्के घरों के लिए जो है 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है। दोस्तों इसकी विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के लिए विकास और उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने जो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना शुरू की जाती है। तो गौरव दिवस पर, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस, तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को शुरू किया जाता है। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो जो है विशेष रूप से जो लक्ष्य रखा गया है, कमज़ोर जनजातियों का संपूर्ण विकास हो सके, इसका जो लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कब योजना शुरू हुई है? एक जन धन योजना 2014 में शुरू होती है। स्किल इंडिया मिशन 2014 की योजना है। मेक इंडिया ये भी 2014 की योजना है। नमामि गंगे योजना ये 2014 में शुरू होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये भी 2015 की है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 में शुरू होती हैं। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो 2015 में इस योजना को शुरू किया जाता है। अग्निपथ योजना
ठीक है, ये 2022 में शुरू किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 2016 में शुरू होती है। पीएम श्री योजना ये 2022 में शुरू की जाती। उड़ान योजना की बात करें 2017 की योजना है उड़ान योजना। और आरोग्य मंत्री योजना ये 2023 में शुरू होती है, आरोग्य मंत्री योजना। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं। और भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, याद रखना। जैसे आपसे पूछे कि खेलो इंडिया स्कूल गेम ये कब शुरू होती है, तो 2018 में ये शुरू होती है। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो ये 2023 में शुरू होती है। जल जीवन मिशन की बात करें तो 2019 में शुरू होती है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 2019 में ये योजना शुरू होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में शुरू होती है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये 2020 की योजना है। और पीएम मित्रा योजना ये 2021 की योजना है। तो ये दोस्तों केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, तो एक बार जरूर याद कर लेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है आपसे कि गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स नामक पुस्तक को जो लिखा है वो एम.जे. अकबर द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं एम.जे. अकबर को, ये एम.जे. अकबर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। एम.जे. अकबर द्वारा इसे लिखा गया है। तो याद रखना दोस्तों, ये प्रसिद्ध लेखक हैं एम.जे. अकबर। ये जो है इस सह लेखक के साथ जो है नटवर सिंह के साथ मिलकर गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स नामक एक नई पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर आधारित पुस्तक है। तो याद रखना, ये महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर ये आधारित पुस्तक है। आइए दोस्तों बात करते हैं 2023 की जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। आपसे पूछे जो वाल्टर इसाकसन ये किसकी पुस्तक है, तो एलोन मस्क की पुस्तक है। आपसे पूछे नोथिंग बट द ट्रुथ ये किसकी पुस्तक है, ये है ऋषभ शाह की पुस्तक है। मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉगिंग ये अभय कुमार की पुस्तक है, याद रखेंगे। आपसे पूछे हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसकी पुस्तक है, तो ये नीरजा चौधरी की पुस्तक है। कृष्णा द सेवंथ सेज ये एम.के. भट्टाचार्य की पुस्तक है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी पुस्तकें, ठीक है। बियॉन्ड क्रिकेट ए लाइफ इन मैत्री वाटर्स ये किसकी पुस्तक है, आपसे पूछे तो ये है सी.डी. गोपीनाथ की द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। एन.टी.आर. ए पॉलिटिकल बायोग्राफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ये लिखी गई है एम.के. रामचंद्र मूर्ति की यह पुस्तक है। और रिंग साइड आपसे पूछे तो ये जो है विजय दर्डा की पुस्तक है रिंग साइड। तो दोस्तों ये सभी पुस्तकों को याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीब से बाहर निकले हैं। तो गरीबी से जो पिछले 9 सालों में जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पिछले 9 साल में जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो लिख रहे हैं 24.8 करोड़। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी राइट आंसर है। 24.8 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। तो याद रखना है दोस्तों। आइए बात करते हैं नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, नीति आयोग ने जारी की है। 9 सालों में जो है 24.8 करोड़ गरीब लोग हैं जो गरीबी से मुक्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो गरीबी से मुक्त हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में मुक्त हुए हैं 5.94 करोड़, लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में। याद रखना बिहार की बात करें तो बिहार में 3.77 करोड़ जो लोग हैं गरीबी से मुक्त हुए हैं, गरीबी में सुधार आई है। तो याद रखना। और मध्य प्रदेश में बात करें तो 2.30 करोड़ रुपए नहीं करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। और राजस्थान पे जो है 1.87 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो याद रखना ये गरीबी में सुधार आई है इस बार। तो बात करते हैं इस बार जो गरीबी में सुधार आई है वो आई है 11.28% की इस बार सुधार आई है। पिछले जो 2023-24 में ये प्रतिशत जो था वो 29.17
प्रतिशत, इससे घटकर 2022-23 में गरीबी जो रिपोर्ट आई है वो हो गई है 11.28%। तो इतना सुधार आया है गरीबी में, तो याद रखना दोस्तों। आइए बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन जो होता है 1 जनवरी 2015 को होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। और सीईओ की बात करें जो नीति आयोग के, तो BBR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और सरकार के जो थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करती है, तो याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑपरेशन अमृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन अमृत है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन जो अमृत है वो केरल राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। केरल राज्य में ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं, ये जो ऑपरेशन अमृत है ये केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग के नियंत्रण करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है। और इस पहल के तहत लोग जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाले फार्मेसियों की जानकारी औषधि मंत्रालय विभाग को देंगे। तो याद रखना, और राज्य औषधि नियंत्रण विभाग एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर नज़र भी रखेगी। तो ये बातें याद रखना। आइए बात करते हैं दोस्तों, जो भी प्रमुख ऑपरेशन अभी तक हुए हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखना। ऑपरेशन आपसे पूछे अजय, तो ये ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन अजय, तो भारत द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं। ऑपरेशन जो कावेरी है सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त, ये भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं। ऑपरेशन जो करुणा है ये नौसेना द्वारा म्यांमार में जो चक्रवात राहत अभियान के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन से जो फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और देवी शक्ति की बात करें तो देवी शक्ति जो है ऑपरेशन ये अफगानिस्तान में जो भारतीय को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो दोस्तों याद रखना। और भी बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया जाता है। और ऑपरेशन जो मर्यादा है ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा तीर्थ और पर्यटक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया जाता है। कहाँ चलाया जाता है? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन सजग की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है ये ऑपरेशन जो है सजग चलाया जाता है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के जो पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन जो है त्रिनेत्र चलाया। तो याद रखना दोस्तों, ये सभी जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है आप लोग इसे ज़रूर एक बार रिवाइजन करना। आइए दोस्तों बात करते हैं, केरल आया था, केरल के बारे में करंट अफेयर जो वो याद रिवीजन करते हैं। अभी सभी जो 14 जिलों में हाल जो मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो केरल राज्य बन गया है। और केरल के जो पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई जाएगी। तो जो 3D मुद्रित इमारत बनाई जाएगी वो तिरुवनंतपुरम में बनाई जाएगी जो कि केरल में है। और केरल राज्य में ही निपाह वायरस के मामले भी आए हैं। तो कहाँ पर आए हैं निपाह वायरस के मामले? वो केरल में आए हैं। केरल में अभी लकी बिल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो लकी बिल ऐप आपसे पूछे तो केरल में लॉन्च किया गया है। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदल कर केरलम रखने का भी प्रस्ताव पारित किया है। तो केरल विधानसभा का नाम जो है प्रस्ताव पर केरलम रखा जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो याद रखें दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना जो होती है वो 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना की जाती है। और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केरल के। तो याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं केरल के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, एक नज़र डालते हैं इस पर। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करो तो ये भी केरल में है। आपसे पूछे साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है तो ये केरल में है। मधी
केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपसे पूछे तो ये भी केरल में है। तो दोस्तों ये सभी जो है केरल के जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है। तो असुरक्षित के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है वो हिमालयन वुल्फ को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी राइट आंसर है, हिमालयन वुल्फ। आइए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये जो हिमालयन वुल्फ है, हिमालय भर में पाए जाने वाले शिकारी हिमालयन वुल्फ जो है इनको IUCN की लाल सूची में असुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह मूल्यांकन जो है 27 जून 2023 को किया गया। और बता दें कि जनसंख्या आकार के अनुमान के आधार पर हिमालयी वुल्फ को असुरक्षित वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालयी वुल्फ जो है वो नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, तो याद रखना। और हिमालय जो वुल्फ है इनका निवास स्थान एक छोटा सा जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड और सिक्किम राज्य में भी उपलब्ध है हिमालयन वुल्फ का निवास। तो याद रखना ये भारत के उत्तराखंड और सिक्किम राज्य में भी इनका निवास स्थान पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना। और बात करते हैं IUCN की, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म याद रखना। IUCN का काम क्या, सरकार तथा नागरिकों दोनों से मिलकर ये बना एक संगठन है और इसका जो निर्माण प्रकृति को संरक्षित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसका जो IUCN का निर्माण किया गया है ये प्रकृति को जो संरक्षित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है 1948 में इसका निर्माण किया जाता है। और मुख्यालय जो इसका बनाया जाता है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IUCN जो है वो रेड लिस्ट में उन जानवरों को रखा जाता है IUCN के जो विलुप्त होने वाले हैं या बहुत कम बचे हैं, तो उन लोगों को रखा जाता है जो जानवर और पौधों को जो विलुप्त होने वाले हैं और बहुत कम बचे हैं, ठीक है, उनको IUCN की रेड लिस्ट में रखा जाता है। तो याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, पहले बीच गेम्स, ठीक है, 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो बीच गेम्स है, इसमें पहला स्थान जो हासिल किया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने हासिल किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश ने पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल कर लिया है। आइए बात करते हैं दोस्तों, भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का आयोजन जो ये हो रहा है ये दीव के घोघला बीच पर हो रहा है, ठीक है, इसी का नाम बीच है क्योंकि ये बीच पर आयोजित किया जाता है। तो भारत के पहले बीच गेम है 2024 में आयोजित किया गया है और ये जो स्थान है वो दीव के घोघला में ये आयोजित किया गया है। इसका जो आयोजन है वो 4 से 11 जनवरी 2024 तक चलने वाला है और इस खेलों में मध्य प्रदेश जो है चैंपियनशिप बना। इस खेल में जो है मध्य प्रदेश फर्स्ट विजेता बना है, चैंपियनशिप बना है। तो मध्य प्रदेश याद रखना, मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण पदक के साथ 18 पदक जीते हैं। 7 स्वर्ण पदक के साथ 18 पदक जीतकर ये शीर्ष स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। महाराष्ट्र की एक बार बात कर लें, महाराष्ट्र जो है वो 3 स्वर्ण पदक के साथ कुल 14 पदक जीता है। और दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव ये जो है 12-12 पदक हासिल किए हैं। बात करें असम की, असम ने इसमें 8 पदक जीते हैं जिसमें से 5 जो हैं स्वर्ण पदक जीते हैं असम राज्य ने। तो बातें याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट्स से करंट अफेयर जो भी हैं इम्पोर्टेंट। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो, तो पता होगा कि यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जो जीता है वो जर्मनी ने जीता है पोलैंड को हराकर। मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2023 का दिया गया है। केन्या की जो बीट्राइस चेबेट है जो कि बार्सिलोना में 5 किलोमीटर की दौड़ में ये 14 मिनट 13 सेकंड का समय लेकर महिलाओं का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो 5 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने 14 मिनट 13 सेकंड में पूरी की है। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तो इनका नाम याद रखना। और विराट जो कोहली हैं ये प्यूबर्टी
एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए इन्हें चुना गया है। अनाहत सिंह ने स्क्वैश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर-19 का खिताब जीत लिया है। और पीवी सिंधु जो है वो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में जो 16वें स्थान पर है। तो पीवी सिंधु का भी नाम याद रखना, ये 16वें स्थान पर है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव है ये राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, राजस्थान इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया है। और बीकानेर क्षेत्र अपने ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। और महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो कलाकार भी होते हैं यहाँ पर महोत्सव में, ठीक है, तो इसमें जो अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, तो याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के महोत्सव, जो भी महोत्सव हैं सारे, उनको एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। राजस्थान में साहित्य महोत्सव मनाया जाता है और राजस्थान के जयपुर जिले में। बाणेश्वर मेला ये जो बनाता है जो है डूंगरपुर जिले में, जो कि राजस्थान में है। ये सभी राजस्थान के मेले हैं, याद रखना, यहाँ पर मैंने जिला मेंशन कर दिया है। रेगिस्तान महोत्सव ये जैसलमेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में मनाया जाता है। और नागौर मेला ये नागौर में मनाया जाता है। पुष्कर मेला ये पुष्कर में मनाया जाता है। और हाथी उत्सव ये जयपुर में मनाया जाता है। मेवाड़ उत्सव ये उदयपुर में मनाया जाता है। और शीतकालीन महोत्सव ये माउंट आबू में मनाया जाता है। और आपसे पहुँचे पतंग महोत्सव ये जयपुर में मनाया जाता है, पतंग महोत्सव। तो ये जो है राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जो महोत्सव थे मैंने आपको रिवीजन करवाया। आइए बात करते हैं 2023 के जो प्रमुख महोत्सव हैं उनके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है कूनो वन महोत्सव मनाया गया है, मध्य प्रदेश में मनाया गया है। आज से पूछे अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है, गीता महोत्सव। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है लेवेंडर फेस्टिवल। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कोलकाता द्वारा मनाया जाता है। और मोनलम चेनमो महोत्सव ये जो है ये लेह का महोत्सव है। और माघी मेला महोत्सव जो है ये पंजाब द्वारा मनाया जाता है। ताज महोत्सव सभी को पता होता ये आगरा में मनाया जाता है, ताज महोत्सव। तो ये दोस्तों ये 2023 के प्रमुख महोत्सव थे, तो मैंने आपको रिवीजन करवाया। दोस्तों कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। दोस्तों कल की क्लास का रिवीजन है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। और जो है अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। कैपिटल फूड कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? तो ये खरीदी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खरीदी है। और आपसे पूछा गया था चौथा क्वेश्चन कि फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने थे? तो ये डेनमार्क के राजा बने थे फ्रेडरिक एक्स। तो याद रखना। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो ये गुवाहाटी में रखी गई थी। दिसंबर 2023 में भारत की जो खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई है? तो खुदरा जो महंगाई दर हो गई है वो 5.69% हो गई है। युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये कर्नाटक राज्य में युवा निधि योजना की शुरुआत की जाती है। लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने? तो लाई चिंगते जो है वो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। आइए दोस्तों डॉक्टर प्रभा अन्ना का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो एक शास्त्रीय गायिका थी डॉक्टर प्रभा अन्ना। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये कल की क्लास का रिवीजन था। आइए दोस्तों स्टैटिक जीके में हम रिवीजन करते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के लिए, ठीक है, तो इनको आप रिवीजन करके रखना। खिलजी वंश जो है इसका जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, तो याद रखेंगे, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश के खिज्र खां थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। लोधी वंश के संस्थापक पूछे आपसे तो बहलोल लोधी थे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे।
बहमनी सल्तनत का संस्थापक जो थे, बहमनी सल्तनत, इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह, इसके संस्थापक थे। मुगल वंश के संस्थापक आपसे पूछे तो बाबर थे मुगल वंश के संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक ये बिंबिसार थे, हर्यक वंश के संस्थापक। और आपसे पूछे कि नंदी वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का, तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद थे। तो ये जो थे कुछ प्रमुख राजवंश थे, उनके संस्थापक मैंने रिवीजन करवाया आपको, तो रिवीजन कर लेना दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं कल का प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, तो वो पूछा गया था गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है दोस्तों। एक लोगों ने इसका आंसर दिया है जिनका नाम सर्वेश काजी, इन्होंने इसका राइट आंसर दिया है, तो मैं उनका नाम ले लिया हूँ, ठीक है। तो इनका जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है गुजरात, गिर वन राष्ट्रीय जो है वो गुजरात में है। आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन का। आज का हमारा आपसे प्रश्न है सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी साथियों तक जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक अवश्य बताएं, जितने लोग भी देखें इस वीडियो को इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर करें। और जो भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे दोस्तों को।